संस्कारी विधवा बहू। सुमित ने कहा, प्रिया तुम तैयार नहीं हुई? प्रिया बोली, सुमित बस 2 मिनट दीजिए, अभी चलते हैं। आप भी ना कितने परेशान हो जाते हो। सुमित ने कहा, वो बात नहीं है प्रिया, मम्मी को बुरा लग जाएगा। मैं ऑफिस से आने में वैसे ही लेट हो गया। प्रिया बोली, ओफो, आप भी ना बस एक ही बात करते रहते हो। अगर सलीके से नहीं गई तो मम्मी जी वैसे ही गुस्सा हो जाएंगे, सुननी तो मुझे पड़ेंगी। सुमित ने कहा, ठीक है, जल्दी चलो। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। पिंक साड़ी में प्रिया बहुत सुंदर लग रही थी। घर पहुंचते ही सुमित घंटी बजाता है। सरला जी दरवाज़ा खोलती हैं। बेटे को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित उनके पैर छूता है। सुमित बोला, क्या मम्मी आप फिर से इमोशनल हो रही हो? पापा कहाँ हैं? सरला जी बोली, बेटा अभी आ रहे हैं, बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। लो आ गए। पीछे खड़े मधुसूदन जी को देखकर सरला जी ने कहा। सुमित ने मुड़कर उनके पैर छुए। सुमित ने कहा, कैसे हैं पापा? मधुसूदन जी बोले, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? पीछे खड़ी प्रिया ये सब देख रही थी। उसके बाद उसने मम्मी पापा के पैर छुए। पापा ने अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन सरला जी से उसे कोई आशीर्वाद नहीं मिला, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। सरला जी को लगता था सुमित को बेला फुसलाकर मुंबई ले गई नौकरी के बहाने। मम्मी पापा के इकलौते बेटे को अलग करने के लिए वे प्रिया को दोषी मानती थी। मधुसूदन जी बोले, अरे बेटा बैठो, खड़े क्यों हो? सभी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। फिर फटाफट किचन में जाकर पानी ले आती है। सभी पानी पीते हैं। मधुसूदन जी बोले, बेटा जॉब कैसी चल रही है? सुमित ने कहा, बहुत बढ़िया पापा, सब अच्छे से चल रहा है। सरला जी बोली, क्या अच्छे से चल रहा है? देख आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ रहे हैं। यहाँ पास में नौकरी करता था, वहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कौन है? इशारा प्रिया की तरफ था, क्योंकि वह भी तो जॉब करती थी। सुमित ने कहा, अरे यार मम्मी फिर वही बात लेकर बैठ गई। आपको कितनी बार कहा है कि मैं यहाँ अपने जॉब के कारण गया हूँ, फिर आपसे एक वीकेंड पर मिलने आता तो हूँ। सरला जी बोली, ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपना ध्यान तो रखा कर। सुमित, मम्मी ध्यान रखते हैं, हम दोनों ने जिम जॉइन किया है, वहाँ एक्सरसाइज करने के कारण आपको ऐसा लग रहा है। मधुसूदन जी बोले, अरे बच्चे आए हैं, इन्हें कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ ताने ही मारती रहोगी? सरला जी उठकर किचन में जाने लगती है। प्रिया उनके पीछे पीछे जाती है। प्रिया बोली, हाँ लाइए मम्मी जी, मैं परोस देती हूँ, आप बैठ जाइए। सरला बोली, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, तुम बैठो, तुम तो मेहमान बनकर आई हो, मैं लाती हूँ। प्रिया वापस आ जाती है। वह एक नज़र सुमित की तरफ देखती है। सुमित उसे शांत रहने का इशारा करता है। सरला जी कुछ देर प्लेट में नाश्ता लगाकर ले आती है। सरला जी बोली, चाय पियोगे या कुछ ठंडा? सुमित ने कहा, मम्मी आप बैठो, चाय प्रिया बनाकर लाएगी, आप मेरे पास बैठो, आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं। सरला जी आकर अपने बेटे के पास बैठ जाती है। सुमित ने कहा, मम्मी तुम हर दिन प्रिया को बुरा भला कहती हो रहती हो, जानती हो उसे बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है, उसमें वह जल्दी जल्दी घर के काम निपटा कर आप लोगों से मिलने आती है। सरला जी बोली, अरे 2 लोगों का काम ही कितना होता है, सप्ताह में एक दिन अपने बूढ़े माँ बाप से मिलकर एहसान कर रही हो, मत आया करो मिलने। मधुसूदन जी बोले, जब बच्चे मिलने नहीं आते तो रोती रहती हो, अब मिलने आए हैं तो ढंग से बात करने के बजाय लड़ रही हो। तभी प्रिया चाय लेकर आ जाती है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं।
कुछ देर वहाँ रुककर दोनों वापस अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। प्रिया बोली, सुमित जी, मम्मी जी का व्यवहार बदलता जा रहा है। वो तो हर चीज़ के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती रहती हैं। सुमित ने कहा, चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की ही तो बात है, सुन लिया करो। प्रिया बोली, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन की टेंशन में पूरा वीक कैसे गुजरता है ये मैं ही जानती हूँ। अगले दिन दोनों अपने ऑफिस चले जाते हैं। प्रिया लंच में कविता से बात करती है। प्रिया बोली, कल से मूड खराब है यार। कल फिर अपने ससुराल गई थी। हाँ, मम्मी जी ने मूड खराब कर दिया। कविता बोली, अरे यार, सास की बात तो इतना सीरियसली क्यों ले रही है? ज़्यादा सोचा मत कर, सब ऐसे ही चलता है। चल छोड़, तुझे पता है कंपनी में प्रमोशन की बात चल रही है। प्रिया, नहीं, मैं अब प्रमोशन नहीं ले सकती, पता नहीं कहाँ भेज दें। कविता बोली, हाँ ये तो है, लेकिन प्रमोशन भी तो ज़रूरी है। प्रिया, नहीं यार, अब और टेंशन नहीं चाहिए। पिछले प्रमोशन की वजह से आज तक सुन नहीं हूँ। मम्मी जी को लगता है मैं सुमित को अपने साथ ले गई। कविता बोली, लेकिन एक बात सोच कर, अगर तू प्रमोशन लेती है और यहीं रहती है तो तुम दोनों बड़ा फ्लैट लेकर अपने सास ससुर को अपने साथ रख सकते हो, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। प्रिया बोली, तुझे पता है प्रमोशन मिलते ही काम का कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, और सास ससुर यहाँ रहेंगे तो घर में भी बहुत काम करना पड़ेगा। उनके सामने सुमित जी भी काम को हाथ नहीं लगाते, नहीं तो मम्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। कविता बोली, चल ठीक है, सोच ले, अपना करियर भी तो बनाना होगा। प्रिया बोली, देखा जाएगा। शाम को सुमित ऑफिस से घर आता है। प्रिया बोली, सुमित जी, पता है ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही है। मैंने मना कर दिया, फिर से ट्रांसफ़र कर देते। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ सेट हुए हैं। सुमित ने कहा, हाँ ठीक है प्रिया, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने देते हैं। मैं भी कहीं नहीं जाना चाहता। सुनो, मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तो मैं इस शनिवार अकेले मम्मी पापा से मिलने के लिए जाऊँगी। प्रिया बोली, लेकिन तुम्हें पता है मम्मी जी को मेरा आना पसंद नहीं है, वो तो बस तुम्हें देखना चाहती हैं। सुमित बोला, वो तो जानता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो उन्हें चिंता हो जाएगी। प्रिया बोली, ठीक है, मैं चली जाऊँगी। शनिवार को प्रिया अपने ससुराल सुमित जी के मम्मी पापा से मिलने पहुँच जाती है। सरला बोली, सुमित नहीं आया? क्या बात है? प्रिया बोली, मम्मी जी वो बेंगलोर गए हैं कंपनी के काम से, मंडे तक आ जाएंगे। सरला जी बोली, पहले तो मुझे बताकर जाता था, अब की बार बताकर भी नहीं गया। प्रिया बोली, मम्मी जी अचानक जाना पड़ा, मंडे को आते ही आपसे मिलने आएंगे। मधुसूदन जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो। प्रिया बोली, मैं आप दोनों के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, मम्मी जी को बहुत पसंद है। सरला जी को प्रिया की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनकी आंखें सुमित जी को देखने को तरस रही थी। प्रिया ने हलवा परोस कर दिया तो सरला जी ने जैसे तैसे खा लिया। बेटे की चिंता में उनका मन उदास हो चला था। कुछ देर वहाँ रुककर प्रिया उनसे विदा लेकर घर आ गई। रात को करीब 2 बजे अचानक प्रिया के फ़ोन की घंटी बजी। प्रिया ने देखा अनजान नंबर से फ़ोन था। प्रिया बोली, हेलो, कौन? अनजान आदमी बोला, प्रिया जी बोल रही हैं, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। प्रिया बोली, क्या हुआ उन्हें, वो ठीक तो है? अनजान आदमी बोला, जी वो अभी आईसीयू में है, आप आ जाइए बस। प्रिया की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो जल्दी से अपने भाई सचिन को फ़ोन करके सब बताती है।
सचिन गाड़ी लेकर प्रिया के फ्लैट के नीचे पहुंचता है। प्रिया रोती हुई गाड़ी में बैठ जाती है। सचिन बोला, दीदी चिंता मत करो, थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन जीजा जी तो कल आने वाले थे। प्रिया बोली, पता नहीं, उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं। कब फ्लाइट ली, कब मुंबई आ गए, मम्मी पापा को बता देती हूँ। सचिन ने कहा, नहीं दीदी, पहले हम जीजू को देखते हैं, वे घबरा जाएंगे। आपको छोड़कर सुबह मैं उन्हें ले आऊँगा। फ़ोन पर मत करना, ऐसे में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुमित एयरपोर्ट से कब कैब लेकर अपने घर आ रहा था, तभी कैब का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया सुमित बहुत सीरियस है। प्रिया बोली, डॉक्टर साहब, मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर बोला, देखिए, हमें उनके कुछ ऑपरेशन करने हैं। चलिए ठीक है, लेकिन केवल 5 मिनट आप उनसे मिल लीजिए। सचिन, उसके बाद हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। प्रिया बोली, सचिन तुम मम्मी जी और पापा जी को लेकर आओ, उन्हें आईसीयू के बारे में मत बताइए, बस कह दियो थोड़ी चोट लगी है। प्रिया उसे भेजकर सुमित से मिलने जाती है। सुमित के पूरे सिर पर पट्टियाँ बंधी थी, वह दर्द से करा रहा था। उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा था, हाथों पर भी पट्टियाँ बंधी थी। प्रिया आंसू पोंछते हुए सुमित के करीब पहुंची। प्रिया बोली, कैसे हो आप? सुमित थोड़ी सी आँख खोलकर प्रिया को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुमित जी बोले, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना प्रिया। प्रिया बोली, आप चिंता ना करें, हम दोनों उनका ध्यान रखेंगे। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुमित जी बोले, मम्मी कहाँ हैं? एक बार। इससे आगे सुमित जी कुछ बोल ही नहीं पाए। प्रिया बोली, सचिन गया है उन्हें लेने, अभी आते ही होंगे। दर्द के कारण सुमित कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ छूटता नजर आ रहा था उसे। इधर सचिन मधुसूदन जी और सरला जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उन्हें दूर से देखकर प्रिया ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए। मधुसूदन जी बोले, बेटी क्या बात है, कैसा है सचिन? सुमित, अब प्रिया ने कुछ नहीं कहा, आईसीयू की ओर इशारा कर दिया। सरला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सरला जी बोली, ये तो कह रहा था थोड़ी सी चोट लगी है, फिर आईसीयू में क्यों? प्रिया बोली, मैं इसे बताने के लिए मना किया था, आप उनसे मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रहे हैं। सुमित के मम्मी पापा दोनों आईसीयू में जाते हैं। सरला जी बोली, बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? सुमित, माँ मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। प्रिया पर गुस्सा मत होना, पापा मुझे माफ़ कर देना। बहुत मुश्किल से सुमित बोल पा रहा था, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। मधुसूदन जी बोले, बेटा हिम्मत मत हार, तू ठीक हो जाएगा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। सरला जी बोली, अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़कर जा रहा है? तुझे ठीक होना पड़ेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? सुमित कुछ चाहकर भी बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए ज़्यादा मत बोलिए, इनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है और ज़्यादा स्ट्रेस वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों रोते हुए बाहर आ गए। उन्हें देखकर प्रिया का सब्र का बांध टूट गया। वो सरला जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। सरला जी बोली, चुप हो जा, अब जो होना था हो गया, संभाल अपने आप को। सचिन बोला, दीदी मैं मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया था, वे लोग आते ही होंगे। प्रिया के सर पर मधुसूदन जी ने हाथ फेरा और बोले, बेटी घबरा मत, ऊपर वाले पर भरोसा रख, भगवान सब ठीक कर देंगे। सभी आईसीयू के बाहर पड़ी बेंच पर बैठे थे। कुछ ही देर में प्रिया के मम्मी पापा भी आ गए थे।
प्रिया के पापा जगदीश जी एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर से बात की। प्रिया की मम्मी कोमल जी सरला जी के पास बैठकर उन्हें हिम्मत दे रही थी। कुछ देर बाद जगदीश जी बाहर आए और बोले, भाई साहब, आप बहन जी को घर ले जाइए, हम लोग हैं। सचिन, तू इन्हें घर ले जा। सरला बोली, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक गलती पहले भी कर चुकी हूँ। जगदीश जी ने सचिन को बुलाकर कुछ कहा। फिर वे मधुसूदन जी से बोले, भाई साहब, मेरी बात मान लीजिए, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ प्रिया को भी साथ ले जाइए। सचिन ने कहा, चलिए दीदी, पापा सही कह रहे हैं, घर चलिए। जगदीश जी ने दबाव बनाकर तीनों को सचिन के साथ घर भेज दिया। कोमल जी बोली, आपने इन्हें घर क्यों भेज दिया? जगदीश जी बोले, कोमल, कुछ नहीं बचा सुमित जी हमें छोड़कर चले गए। ये सुनकर कोमल जी फूट फूट कर रोने लगी। जगदीश जी बोले, मैंने इसीलिए इन्हें भेज दिया, सचिन उन्हें घर जाकर सब बता देगा। यहाँ पता लगता तो इनका घर पहुँचना मुश्किल हो जाता। अभी सचिन आएगा तो तुम भी घर चली जाना। कोमल जी बोली, अब क्या होगा हमारी बच्ची का, उसका जीवन कैसे कटेगा? जगदीश जी की आंखों में आंसू झलक रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और रिसेप्शन पर पेमेंट करने चले गए। सचिन ने पहले ही रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया था। अब वह सबको लेकर घर पहुंचा तो वहाँ पहले से भीड़ लगी थी। प्रिया बोली, इतनी रात को ये सब कैसे आ गए? सचिन, क्या बात है, सच सच बता। सचिन बोला, दीदी, सब खत्म हो गया। प्रिया बोली, अभी तो सुमित जी से मेरी बात हुई थी। क्या बकवास कर रहा है? मुझे हॉस्पिटल ले चल। सचिन बोला, दीदी, अभी जीजू को लेकर आ ही रहे हैं। ये सुनकर प्रिया अपने होश खो बैठी। उसके सास ससुर पहले ही अंदर जा चुके थे। उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी रिश्ते की कुछ औरतों ने प्रिया को संभाला। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ा होश आने पर वह रोने लगी। उसे सारा देकर अंदर ले गए। वहाँ जाते ही वह सरला जी से लिपटकर रोने लगी। सरला जी बोली, मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया, अब तो तू आज़ाद है, जो करना है कर ले। ये कहकर सरला जी ने प्रिया को झटक दिया। प्रिया की माँ कोमल जी ऐसा देखकर प्रिया को संभाला। कुछ देर बाहर हलचल बढ़ गई। सुमित की बॉडी को घर के अंदर लाया जा रहा था। सरला जी बेटे से लिपटकर लगातार रो रही थी। प्रिया बार बार सुमित को उठने को बोल रही थी। घर का माहौल बहुत गमगीन हो गया था। जगदीश जी ने जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की और अन्य रिश्तेदारों के सहयोग से उन्होंने सुमित जी की अंतिम यात्रा जल्दी शुरू कर दी, जिससे परिवार में किसी की तबीयत खराब ना हो जाए। सुमित को लेकर चले गए। प्रिया को कुछ औरतों ने नहलाकर बिठा दिया। प्रिया अपनी माँ से लिपटकर रोए जा रही थी। अचानक इतना सब हो गया कि किसी को सोचने समझने को मौका ही नहीं मिला। कुछ घंटों के बाद सभी लोग अंतिम संस्कार करके वापस आ गए। जगदीश जी और कोमल जी ने सभी परिवार को संभाला। वे पूरी रात उनके साथ रहकर सबको संभालते रहे। आज सुमित को गए 1 सप्ताह हो गया था। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था जिसने भी वह दौड़कर शोक प्रकट करने पहुंच गया। कई रिश्तेदारों के बीच बैठी प्रिया वहीं पहले से कुछ संभल गई थी। उस दिन शाम को जब सभी रिश्तेदार चले गए तब सरला जी ने मधुसूदन जी से कहा, सुनो जी, हमारा बेटा तो चला ही गया, प्रिया से कहो 13वीं के बाद ये भी चली जाए, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। मधुसूदन जी बोले, ये सब बातें करने के लिए तुम्हें यही समय मिला था? वैसे इस सब पर बेचारी का क्या कसूर है? सुमित जब हमारे साथ रहता था
तब भी बाहर काम से जाता था? सरला जी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, आपको ये करना ही पड़ेगा। बाहर खड़े जगदीश जी ने उनकी सारी बात सुन ली थी। वे मन ही मन फैसला भी कर चुके थे कि प्रिया का दूसरा विवाह करवा देंगे। सुमित की 13वीं के दिन सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार चले गए। जब जगदीश जी ने कहा, अब जो होना था वह सब हो चुका है, आगे क्या करना है इसके बारे में हमें बात करनी है। आप चाहें तो प्रिया आपके साथ रहेगी। अगर आप नहीं चाहते तो मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सरला जी बोली, यहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप इसे ले जाइए। वैसे भी अभी तक तो आप इसकी दूसरी शादी के बारे में सोच चुके होंगे। जगदीश जी बोले, हाँ यही ठीक रहेगा। इसे दूसरी शादी करनी है या नहीं उसका फैसला मैं इसी पर छोड़ रहा हूँ। चल बेटी प्रिया, वहाँ से फ्लैट खाली करके घर चलते हैं। प्रिया बोली, पापा आप भूल रहे हैं, मैं अपने घर में हूँ। आप मेरी ससुराल में हैं, आपको जाना चाहिए। जगदीश जी बोले, लेकिन बेटा ये लोग तुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। सरला जी बोली, हाँ तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, जाओ अपने घर। प्रिया बोली, मम्मी जी आप कुछ भी कहती रहें, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। सुमित ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि आपका और पापा जी का ध्यान रखूं। अपने पति की अंतिम इच्छा को मैं हर हाल में पूरा करूंगी। ये सुनकर सरला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि प्रिया ऐसा चाहेगी। मधुसूदन जी बोले, सरला ये इस घर की बहू है, अपनी मर्जी से चाहे तो ये जा सकती है, लेकिन हमारे बेटे की अंतिम इच्छा का सम्मान किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ यह यहीं रहे। जगदीश जी बोले, बेटी तू अपने भविष्य के बारे में सोचकर हम चाहते हैं कि तेरी दूसरी शादी कर दे और तू अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर दे। प्रिया बोली, लेकिन पापा मेरे सास ससुर के भविष्य का क्या, इन्हें कौन देखेगा? आपको पता है सुमित जी अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते थे, ये जिम्मेदारी वे मुझे सौंप कर गए हैं। सरला जी बोली, बेटी मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, तू अपने घर चली जा, अपना घर बसा ले, हमारी चिंता छोड़ दे। वैसे भी अब हम लोग कितने दिन जिंदा रहेंगे, हमारे लिए सुमित की यादें ही काफ़ी हैं। प्रिया बोली, मम्मी जी मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो मुझे घर से बाहर निकाल दें, लेकिन फिर भी मैं बाहर पड़ी रहूँगी। जगदीश जी बोले, ठीक है बेटी, जो तेरा फैसला, लेकिन ऐसा ना हो कल तुझे अपने फैसले पर पछतावा हो। अगर कभी ऐसा हो तो अपने पिता के घर चली आना। यह कहकर जगदीश जी कोमल जी के साथ वहाँ से चले गए। प्रिया बोली, सचिन कल उस फ्लैट से सारा सामान यहाँ ले आना। मम्मी जी आप क्या खाएंगी बता दीजिए, मैं किचन में जा रही हूँ। सरला जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। जिस बहू से वे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वो आज बेटा बनकर खड़ी हो गई। अगले दिन सुबह प्रिया जल्दी से तैयार हो गई। उसने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया, फिर चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में गई। सरला बोली, अरे बेटी मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। प्रिया बोली, नहीं मम्मी जी अब घर का सारा काम मैं करूँगी, बस तो कुछ दिन की बात है। मैं आज ऑफिस जा रही हूँ, बाद में ही आसपास नौकरी ढूंढ लूँगी। मधुसूदन जी बोले, बेटी मैं सोच रहा था घर में मन नहीं लगता, कुछ काम कर लेता हूँ। प्रिया बोली, नहीं पापा जी आप इस उम्र में काम क्यों करेंगे, मैं हूँ ना, चिंता ना करें, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
आप बस मम्मी जी का ध्यान रखिए। प्रिया ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचकर प्रिया काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। खाली समय मिलते ही उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर बैठ गए। प्रिया बोली, आप सब मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अपना लंच एंजॉय करते हैं। प्रिया को मुस्कुराता देख सबका मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद प्रिया अपने बॉस अविनाश जी के पास गई। प्रिया बोली, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अविनाश जी बोले, प्रिया मैं अगर तुम्हारे किसी आम काम आ सकूं तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कई सालों से मेहनत और लगन से काम कर रही हो। प्रिया बोली, सर मैं अब अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई हूँ, इसीलिए यहाँ पहुँचना मेरे लिए कठिन हो गया है। इसीलिए मैं सोच रही थी आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। अविनाश जी बोले, ये तुम क्या कह रही हो? मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। प्रिया, सर मैं वहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूँगी, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर को भी टाइम देना होगा। अविनाश जी बोले, मैं समझ सकता हूँ, अभी रिजाइन मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल निकालता हूँ। प्रिया उनकी बात मानकर वापस आ जाती है और अपने काम पर लग जाती है। 2 दिन बाद अविनाश जी ने प्रिया को बुलाया। अविनाश जी बोले, प्रिया मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। तुम्हें अपने घर पर वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट कर काम कर सकती हो। कभी ज़रूरी हुआ तो ऑफिस आ जाना। प्रिया बोली, लेकिन सर ये सब कैसे होगा? अविनाश जी बोले, तुम इसकी चिंता मत करो। आज तुम अपना लैपटॉप ले जाना, कल से काम शुरू कर देना। इससे तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी। प्रिया बोली, थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। शाम को प्रिया घर आकर ये बात अपने सास ससुर को बताती है। सरला जी बोली, बेटी जब से सुमित का एक्सीडेंट हुआ है हम तुम्हारे थे तुम्हारे बॉस ने बहुत अच्छा किया। भगवान उन्हें तरक्की दे। कुछ दिन बाद घर की घंटी बजी। प्रिया ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। प्रिया बोली, सर आप? अविनाश जी बोले, प्रिया कुछ ज़रूरी काम था, एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। प्रिया बोली, सर मुझे बताते मैं आ जाती। अविनाश जी बोले, नहीं इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं आ गया। तभी मधुसूदन जी और सरला जी आ गई। अविनाश जी ने उनके पैर छुए। प्रिया बोली, मम्मी जी ये मेरे बॉस हैं। सरला जी बोली, बेटा तुमने इस कठिन समय में हमारी बहुत मदद की है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अविनाश जी बोले, नहीं आंटी जी आप चिंता ना करें, मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए आना पड़ा, नहीं तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। मधुसूदन जी बोले, बेटा इसे अपना ही घर समझो और काम के बहाने तुमसे मिलने आ जाया करो। तुम दोनों काम करो, हम अंदर बैठे हैं, कुछ चाहिए तो बता देना। इसी तरह समय बीत जा रहा था। अविनाश जी कई बार घर आने जाने लगे थे। अब वे घर में काफ़ी घुल मिल गए थे। एक दिन प्रिया बाहर गई थी। सरला जी बोली, सुनो जी मुझे लगता है प्रिया अविनाश जी को पसंद करती है, क्यों ना हम दोनों की शादी करा दें। मधुसूदन जी बोले, हाँ मैंने भी नोटिस किया है, तुम प्रिया का मन टटोल कर देखो। सरला जी पूछने गई तो प्रिया ने साफ मना कर दिया, लेकिन वह साफ मना कर देती है। प्रिया बोली, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सरला जी बोली, बेटी हम अपना ध्यान रख लेंगे, तेरे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अगले दिन प्रिया जब काम कर रही थी तब अविनाश जी का फ़ोन आता है। अविनाश जी बोले, प्रिया एक क्लाइंट का साथ मीटिंग थी, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैं तुम्हें घर से ले लूँगा। प्रिया बोली, सर आप बात यह है कि अगर आप बार बार मेरे घर आएंगे तो मेरे सास ससुर और मोहल्ले वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप जानते हैं एक विधवा को समाज में किस नज़र से देखता है। अगर आप चाहें तो मैं रिजाइन कर सकती हूँ। अविनाश जी बोले, मुझे माफ़ करना प्रिया,
मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सारा काम ऑनलाइन निपटा लेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरला जी ने प्रिया से पूछा, बेटी, बहुत दिन से अविनाश जी नहीं आए। प्रिया बोली, माँ जी, मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया। सरला जी बोली, लेकिन क्यों? प्रिया बोली, माँ जी, मुझे बहुत सोचकर चलना हुआ। उनका बार बार यहाँ आना, कल कोई उंगली उठाने लगे तो क्या होगा? सरला जी बोली, लगता है बेटी, उस दिन की बात तूने दिल से लगा ली। हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस तेरा मन टटोल रहे थे। प्रिया बोली, नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। हमें समाज में रहना है तो सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। सरला जी बोली, लेकिन बेटी, उन्हें बुरा लग जाएगा। प्रिया बोली, माँ जी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें बुरा लगेगा तो उनकी प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मेरी नौकरी चली जाएगी। सरला जी चुप रह जाती है। इसी तरह समय बीतने लगता है। एक दिन मधुसूदन जी ने प्रिया के पिता जगदीश को फोन किया। मधुसूदन जी बोले, जगदीश जी कैसे हैं? जगदीश जी बोले, समधी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मधुसूदन जी बोले, मैं तो ठीक हूँ समधी जी, लेकिन आपसे प्रिया के बारे में बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाएं। वह दुनिया से अलग होकर केवल हम दोनों के बारे में सोचती रहती है। जहाँ तक कि अब उसने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। हमारा क्या है, सुमित के जाने से आधे तो हम पहले ही टूट चुके हैं। अब जितने भी जिंदगी के बचे हैं किसी तरह काट लेंगे, लेकिन इसके सामने तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कल आप और हम नहीं होंगे तो इसका साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए। मधुसूदन जी ने सारी बात समझाते हुए अविनाश के बारे में भी बता दिया। जगदीश जी बोले, आप चिंता ना करें, मैं प्रिया से बात करूँगा। सभी मिलकर प्रिया को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिया अपने फैसले पर अटल रहती है। प्रिया बोली, आप सबकी बात सही है, लेकिन मैंने भी सुमित जी से वादा किया था, वो मैं किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सरला जी और मधुसूदन जी बहुत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन वे दोनों चुपचाप घर छोड़ जाने का फैसला करते हैं। दोनों एक दिन चुपचाप रात को एक बैग में अपने कपड़े लेकर घर से निकल जाते हैं। घर से बहुत दूर मधुसूदन जी ने एक वृद्धाश्रम में बात करके रखी थी। दोनों उसी के लिए रवाना हो जाते हैं। घर से बाहर निकलकर सरला जी पलटकर एक बार अपने घर की ओर देखती है। उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। सरला बोली, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं? मधुसूदन जी बोले, चुपचाप निकल चलो, हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए कष्ट उठाने ही होंगे। इसलिए मैं अपने बैंक के कार्ड, घर के कागज़, अपना फ़ोन सब छोड़ दिया, जिससे वो हमें ढूंढ ना सके। दोनों रात को ट्रेन पकड़कर एक अनजान शहर के वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। सुबह जब प्रिया अपने सास ससुर को चाय देने जाती है तो वहाँ इसे एक खत मिलता है। बेटी प्रिया, हमें माफ़ कर देना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है। अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये पढ़कर प्रिया के होश उड़ जाते हैं। वह निढाल होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिया बोली, ये आपने क्या किया? सुमित की तरह आप भी मुझसे मुंह फेर कर चले गए। मेरे तो जीने का मकसद ही ख़त्म हो गया। प्रिया बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। जगदीश जी वहाँ आते हैं। प्रिया बोली, पापा, आपको सब पता था ये लोग जाने वाले हैं, आप मुझे बता सकते थे, मैं इन्हें रोक लेती। जगदीश जी बोले, नहीं बेटा, मुझे नहीं पता था।
अभी 1 घंटे पहले ही मधुसूदन जी ने फ़ोन पर बताया था। वे स्टेशन के बूथ से बोल रहे हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ तुम्हें संभालने के लिए भेजा है। प्रिया जीवन के उस दौराहे पर खड़ी थी जहाँ एक सड़क उसे नई जिंदगी को ले जा रही थी, दूसरी उसे अपने सास ससुर ढूंढने के लिए मजबूर कर रही थी। प्रिया इसी कश्मकश में फंसी थी कि क्या करें, कहाँ जाएं। प्रिया तभी सोचती है रोने से कुछ नहीं होगा। उसने जितने भी वृद्धाश्रम थे सभी जगह चेक किया, तभी एक वृद्धाश्रम में उसने अपने सास ससुर मिल गए। प्रिया अपने सास ससुर के गले रखकर बहुत रोई और बोली, मम्मी पापा, मैंने सुमित जी से वादा किया है। मैं सुमित जी से सच्चा प्यार किया था। मैं किसी दूसरे के बारे में सोच नहीं सकती। प्रिया के सास ससुर प्रिया को अपने सीने से लगाकर चुप कराते हैं और वादा करते हैं, हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे, जब तक जिंदा हैं तब तक। प्रिया अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कहानी का यही अंत होता है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।